नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके सामने लेके आए हैं वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में अपन वेन आरेख बोलते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इस सेंस में महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट ईयर भी इस एग्जाम से क्वेश्चन आया है और आगे भी आता रहेगा। अदर्स कंपटीशन एग्जाम जैसे और भी बात करो तो वेन आरेख एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। वजह क्या है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है, उसके ऊपर अगर अपन चर्चा करें तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताता हूं। उन चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि वेन आरेख होता क्या है। और जब वेन आरेख की बात आएगी कि भाई वेन आरेख होता क्या है, तो उन चीजों से अपने को थोड़ी सी समस्याएं समझना है कि ये वेन डायग्राम है क्या, इस चीजों की समस्या समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात आएगी ये कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम से पहले हमें एक चीज को समझना है, और वो चीज हमारे सामने क्या है, वो है हमारे सामने लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, वेन डायग्राम जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। वेन डायग्राम जो है वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक तर्क शक्ति। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको। आज मैं थोड़ा सा इस पे और बात करता हूं। तार्किक तर्क शक्ति, तार्किक का मतलब होता है तर्क, और तर्क करने की जो क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता, वही होती है तार्किक तर्क शक्ति। तर्क करने की क्षमता, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। सॉरी, तार्किक तर्क शक्ति है तर्क करने की क्षमता। अब तर्क करने की क्षमता जो होती है वो कहां होती है, वो होती है मस्तिष्क में। थोड़ा सा समझना, मस्तिष्क में होती है। और मस्तिष्क की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि इसको कोई भी डाटा दो, ये उस डाटा पर क्या करना स्टार्ट कर देता है, उस डाटा पर प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। जब भी ये प्रोसेस करेगा तो कोई भी वजह होगी, लेकिन आप कभी भी याद रखना, जब भी ये प्रोसेस करेगा तो उस प्रोसेस के पीछे कोई न कोई वजह है, या कोई न कोई क्या होना जरूरी है, कारण होना जरूरी है। और जब तक वो वजह या कारण नहीं होगा, आपकी जो सोच है वो एक सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। बिना वजह और कारण के आपकी जो सोच है उसका दायरा सही नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहां पर चीजों को समझना है। अब मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। कुछ टाइम पहले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहां क्वेश्चन में पूछा गया था यहां से कि बर्फ, जल और द्रव, ये एक तथ्य दिए गए थे, 3 तथ्य, और इन 3 तथ्यों के लिए 3 विकल्प दिए गए थे कि इसका उचित वेन आरेख कौन सा होगा। एक ऑप्शन में ये दिया गया था आपको, एक ऑप्शन में ये दिया गया था, एक ऑप्शन में आपको ये दिया गया था, और एक ऑप्शन में आपको इस तरह से इन तीनों को अलग अलग दिया गया था। अब हमसे जब ये पूछा गया कि बताइए सर कि कौन सा वेन आरेख इसका होगा, तो मैं उससे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि बर्फ, जल और द्रव, इन तीनों का वेन आरेख। अब देखो, आप कहोगे सर आपने जो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, उससे पहले ही आप हमसे क्वेश्चन पूछने लगे। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी सोच बता रहा हूं। मैंने जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको दिया, देते ही आपका दिमाग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, चाहे आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी प्रोसेस करेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, मन में क्या आंसर आया होगा। सबका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हो सकता है किसी का फर्स्ट आ जाए, हो सकता है सेकंड आ जाए, हो सकता है थर्ड आ जाए, हो सकता है फोर्थ आ जाए। सबका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब एक बात बताओ, क्या सबका सही हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर सबका आंसर एक ही आए, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो उन सब चीजों के बारे में अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है कि बर्फ, जल और द्रव में क्या संबंध है कि उस आधार पर ये गोले खींचे गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो है ये। बाकी हो सकता है आपका ये आ रहा हो। अब ये कैसे आएगा कि बर्फ है सर, जल हो गया, जल द्रव में, ये कैसे आएगा सर, बर्फ और जल दोनों द्रव के पार्ट में होते हैं, यहां पर ये आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सोच क्या है, इस क्वेश्चन की सोच ये है कि बर्फ जो है वो कौन सी अवस्था होती है, वो ठोस अवस्था होती है, और जल जो है वो किस में शामिल हो जाएगा, द्रव में। तो ये द्रव में आ गया जल, और बर्फ ठोस अवस्था में है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस छोटे से एग्जाम्पल से मैंने अपने टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश की कि क्वेश्चन दिया तो आप देखिए
आप सभी लोगों का आंसर हो सकता है कुछ लोगों का सही आया हो सकता है कुछ लोगों का गलत आया। इसका मतलब अब आपको क्या सीखने की जरूरत है? हमें यहां पर सीखने की जरूरत है लॉजिक्स, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में क्या काम करते हैं हमेशा याद रखना, लॉजिक्स काम करते हैं। और जब जब भी हमारे पास लॉजिक होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हमारा क्वेश्चन सही होने के ज्यादा चांस होंगे। तो इसलिए उन लॉजिक्स में क्या बात है क्या नहीं है उसकी अभी चर्चा करते हैं और आगे अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो सबसे पहले नाम आया वेन आरेख। क्या होता है वेन आरेख? सीधी सी शब्दों में बात कहें तो कोई भी आपको तत्व या कोई भी तत्व बोल दे या कोई भी सूचना, कोई भी तत्व या सूचना, या फिर आपकी बात करें कि कोई भी पदार्थ, कुछ भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व कोई भी सूचना या कोई भी पदार्थ को किसके रूप में, को उनके गुणों के आधार पर, को उनके गुणों के आधार पर, को उनके गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृति के रूप में, पर ज्यामितीय आकृति के रूप में, आकृति के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। सीधा सा बात है, सीधा सा सपाट सी बात है। दो बातें यहां आपके सामने निकल के आई। सबसे पहले तत्व, सूचना या पदार्थ, जिस भी चीजों को इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाटा। तो इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन बनती है डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप दैट्स कॉल्ड वेन डायग्राम, राइट। अब देखो तत्व या सूचना उनको गुणों के आधार पर, ऐसे नहीं, उनका कोई ना कोई गुणों के आधार पर। और जब भी हम गुणों के आधार देखते हैं तो गुण का मतलब होगा या तो उसमें कोई ना कोई क्या होगी, समानता, या कोई ना कोई क्या होगी, भिन्नता, यानी विविधता बोल सकते हैं या फिर कोई ना कोई भिन्नता बोल सकते हैं। तो उस तरह से आधार पर समानता हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, असमानता हो सकती है। तो समानता या असमानता रखने हैं। तो तत्व या वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, यानी समानता या असमानता को देखते हुए किसके रूप में दर्शाना, ज्यामितीय आकृति। ज्यामिति में भी कौन सी वाली, 2D फिगर्स का मतलब होता है अगर आप वृत्त बनाते हो, वृत्त का मतलब गोल घेरा, या आप बनाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब ये हो गया इस तरह से, या आप बनाते हैं कोई आयत, यानी चतुर्भुज, या वर्ग बोलूं तो दूसरे शब्दों में आयत बोल सकता हूं, यानी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, या आप उसको वर्ग के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये जो रिप्रेजेंट करने की कला है किसी भी डाटा को, वो क्या कहलाती है, वेन आरेख कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां आपसे समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने बोला, मैंने कहा कि शेर मैंने लिख दिया, या मान लो मैंने यहां से लिख दिया बस। अब आप सोचिए कि मैंने ये बस डाटा लिखा, तो बस से आपको सूचना मिली, आपके डायग्राम में कुछ, दिमाग में कुछ इमेज बनी, बस। अब बस को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो बच्चों ये बस का क्या कहलाएगा, वेन आरेख कहलाएगा। अब मैं इस तरह से ना रिप्रेजेंट करके अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये भी बस का वेन आरेख कहलाएगा। और अगर मैं इसको इस तरह से ना लिखकर अगर मैं आयत बना देता हूं या मैं इस तरह से वर्ग बना देता हूं तो ये सब कुछ इसका वेन आरेख है। यानी किसी भी वस्तु को अगर आरेख के रूप में दर्शा रहे हो तो ये इसका वेन आरेख हो गया। अब बस की जगह आप कार ले लो, ये बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने तत्व लोगे उनके उतने गोले या फिर जो त्रिभुज बना रहे उतने जरूर बनेंगे। अगर मैं यहां से बात करूं, मैंने लिखा डॉक्टर और इंजीनियर, तो दो शब्द हैं तो दो गोले होंगे, दो वृत्त होंगे, दो त्रिभुज, दो आकृतियां होंगी, सीधी सी बात ये। अब यहां से इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखने वाली बात है, क्या, यहां पर याद रखना, वेन आरेख, वेन आरेख एक काल्पनिक धारणा है। वेन आरेख क्या है, एक काल्पनिक धारणा है, एक काल्पनिक धारणा है जिसमें वस्तुओं को उनमें, जिनमें वस्तुओं को उनके
गुणों के आधार पर आरेखित किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, किया जाता है जो वास्तविक रूप से उनमें होते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना। वेन आरेख एक काल्पनिक अवधारणा है। आप कहोगे सर ये बस ऐसी, अरे बस ऐसी नहीं होती, लेकिन चित्रित करने के लिए इस तरह से बस को माना गया। तो ये जो अवधारणा है ये एक काल्पनिक धारणा है, लेकिन इसमें जो गुणों का आधार रखा जाएगा वो वास्तविक रखा जाएगा, ना कि काल्पनिक। क्लियर हुई बात यहां से? ये बात अब देखो, यहां से अपने को बात समझनी है। सबसे पहले दिमाग में एक वर्ड आया होगा कि सर इसका नाम वेन डायग्राम ही क्यों है? तो मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करता हूं। वेन डायग्राम का नाम वेन आरेख इसलिए है, सबसे पहले यहां की ये तो जो कॉन्सेप्ट था वो यूलर लेके आए थे। यूलर थे स्विस गणितज्ञ, ठीक है। स्विस गणितज्ञ यूलर थे, उनका समुच्चय का सिद्धांत था। उस समुच्चय का सिद्धांत जैसे अगर 11th-12th में हो तो उनको सबको पता होगा, ऐसे आता था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। उस सिद्धांत को लेके और उस सिद्धांत की कॉपी करी थी ब्रिटिश तर्कशास्त्री जिनका नाम था जॉन वेन। और जॉन वेन ने उस सिद्धांत की कॉपी करी और कॉपी करके रीजनिंग में लेके आ गए और अपने नाम से ही उन्होंने उसका नाम दे दिया था, क्या नाम? वेन आरेख। और इसी वेन आरेख से आगे चल के कई अलग अलग पार्ट्स में इसका यूज किया गया, वही बात। तो वहां पर अब अपनी चीज को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहां से देखिए, मैंने यही चीज को डेफिनेशन में लिखा कि स्विस गणितज्ञ यूलर के समुच्चय सिद्धांत को सर्वप्रथम ज्यामितीय आकृति के द्वारा व्यक्त करने की विधि को प्रारंभ किया। और नाम क्या है? ब्रिटिश तर्कशास्त्री, नाम आ गया जॉन वेन। इसने इसके विधि को लिया और इसका विकास किया और उनके समान समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृतियों को वेन आरेख कहा जाता है। इस विधि को विकसित करने वाला गणितज्ञ जॉन वेन था, राइट। अब वेन आरेख क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तत्व इत्यादि शब्दों को उनके गुण, दोष, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कि उनके गुण, उनके दोष, आपसी संबंध के आधार पर आरेखित या प्रदर्शित करने की स्थिति को कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार इकाई में कुछ आरेख देकर सामाजिक संबंध, रिश्ता, कार्यों में संबंधित प्रश्न दिए होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि वेन आरेख कभी भी क्या नहीं होगी? खुली आकृति नहीं होगी। यानी किसी का भी आरेख आप बना रहे हो तो इस तरह से बनाओगे। अगर कहीं ये आरेख इस तरह से मिल गया तो ये आरेख गलत होता है, ये आरेख हमेशा क्या होता है? सही होता है। तो ये डेफिनेशन जो है वो आप समझ गए होगे, पढ़ने वाली है, बाकी इसका जरूरत नहीं। ये मैं सब चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में ये क्लियर हो कि वेन आरेख होता क्या है। क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, उससे पहले उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर ये चीज यहां से क्रिएट क्यों कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में आएगा सर कि अगर वेन आरेख है तो इस वेन आरेख को हमें कितना पढ़ना है? तो देखिए, कंपटीशन के नजरिए से अगर मैं चर्चा करूं तो वेन आरेख हमारे पास बच्चों दो तरह का आता है। वेन आरेख हमारे पास कंपटीशन में दो तरह का आता है। एक वेन आरेख होता है जिसका नाम हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम। और दूसरा आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण दो टाइप से हमारे सामने ये टॉपिक आने वाला है। और इसको बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम को बोलते हैं हम लोग तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख। अब देखो सीधी सी बात है, क्या मतलब है इसका? देखो डाटा एनालिसिस का मैं आपको पहले टाइप बताता हूं। आपने कभी ऐसा देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन मिलता है, इस टाइप से डायग्राम मिलेगा, फिर इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, फिर यहां लिख देता है ये डॉक्टर हैं, यहां लिख देता है ये ग्रामीण हैं, यहां पर लिख देता है ये शिक्षक हैं, इस तरह से कुछ डाटा लिखेगा, फिर यहां अंदर लिखता है वर्ण ये। तो यहां से दो तरह से अब आरेख पहले बना बनाया दे देगा और आपको डाटा पढ़वा लेगा, और एक होता है कि आपको डाटा देगा और आपको आरेख बनाना पड़ेगा। तो यहां से दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एक टाइप का क्वेश्चन आता है यहां से हमारे पास, एक टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपको आरेख देगा और उस आरेख से आपको क्या करना है? आरेख से आपको आंकड़े पढ़ना है।
आरेख से आंकड़े पढ़ना है। मतलब डायग्राम आपको पहले से बना हुआ होगा, आपको उसको देख के पढ़ना है। दूसरा नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 में। इस बार आपको क्या होगा, इस बार आपको आंकड़े देगा और आंकड़ों से आपको क्या करना है, आंकड़ों से आपको क्या करना है, आंकड़ों से आपको आरेख बनाना है। आंकड़ों से आपको क्या बनाना है, आरेख बनाना है। राइट, दोनों टाइप है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी अपने टारगेट है लॉजिकल वेन पे। अब देखो लॉजिकल वेन की मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करता हूं। तो लॉजिकल वेन में अगर अपन बात करें यहां से, तो सबसे पहले दिमाग याद रखना, यहां कौन सा आरेख मोस्टली यूज किया जाता है, वर्ताकार आरेख यूज किया जाता है। मोस्टली कौन सा आरेख यूज किया जाता है, वर्ताकार। इसीलिए अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वहां पर ये गोले गोले बने हुए थे। तो हमेशा वेन आरेख को हम लोग जब समझते हैं तो ये समझते हैं भाई गोले गोले, लेकिन गोले गोले वेन आरेख नहीं है। वेन आरेख को किस तरह से अगले ने रिप्रेजेंट किया है वो उसकी सोच को दर्शाता है। तो वर्ताकार आरेख हो गया। तो हमें इस टॉपिक में दो चीजें पढ़नी है, एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम और एक कौन सा, डाटा एनालिसिस। अब दिमाग में आएगी सबसे पहली बात कि सर लॉजिकल वेन क्या होता है, लॉजिकल वेन क्या होता है। तो लॉजिकल का मतलब है तर्क, लॉजिकल का हिंदी का अर्थ हो गया तर्क, ठीक है। और तर्क की जब भी बात करते हैं तो तर्क यहां पर किस आधार पर दिए जाएंगे, यहां पर दिए जाएंगे वस्तुओं में। अब सबसे पहले पार्ट आ गया लॉजिकल वेन डायग्राम, वस्तुओं में गुणों के आधार पर। हमेशा याद रखना यहां जब भी लॉजिकल दिया जाएगा वो दिया जाएगा वस्तुओं में गुणों के आधार पर। अब छोटी सी बात, जब वस्तुओं के मध्य गुणों की बात करते हैं तो तीन बातें निकल के आती हैं, उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो किसी भी वस्तु का किसी भी वस्तु के साथ संबंधित होना, दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात यहां से क्या निकल के आती है, यहां से यह निकल के आता है पहली बात कि उनके मध्य कोई समानता है या नहीं है। तो पहली बात, जब वस्तुओं में गुणों के आधार पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो या तो उनके अंदर क्या निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, समानता, या उनके अंदर क्या निकल के आएगी, असमानता। बिल्कुल आराम से समझना, बहुत इजी सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाती है। या तो वस्तुओं के गुणों के आधार पर बात करोगे तो याद रखना ये जो गुण होते हैं वो होते वास्तविक हैं, ये जो गुण होते हैं वो उनके वास्तविक गुण होते हैं। ध्यान रखिएगा, उनके बीच में वास्तव में उनके मध्य क्या संबंध है, तो वास्तविक गुण होते हैं ये। ओके, आइए अब देखो समानता बात करें। समानता में भी दो तथ्य निकल के आते हैं। अब ये कैसे निकल के आते हैं मैं आपसे बात करता हूं। मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं और आप मेरी बात को पढ़ रहे हैं, तो मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने के बीच में क्या चांसेज हैं, तीन चांसेज हैं। क्या, या तो मेरी सारी बात आपको समझ में आ जाए, या फिर आपको मेरी थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, या फिर कुछ भी समझ में ना आए। क्या इसके अलावा कुछ और चांसेज है? बिल्कुल कोई चांस नहीं है। तो जहां सारी बात समझ में आती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सभी से। और जहां थोड़ी सी बात समझ में आती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ से। अब जहां सभी की चर्चा होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं कि ये वाला तथ्य पूरा का पूरा इसके अंदर है, और जहां कुछ की बात आती है तब हम इस तरह से लिखते हैं कि इस वस्तु का आंशिक हिस्सा इसके पास है। तो जब समानता आएगी तो कितनी समानता है, पूरी है या थोड़ी बहुत है। तो पूरी है तो ऐसे लिखोगे और थोड़ी बहुत है तो ऐसे लिखेंगे। और जब भी बात आती है असमानता की, तो असमानता के मध्य इनका मतलब इनके बीच कोई समानता नहीं है, तो वर्ड लिखा जाता है कोई समान नहीं है, यानी कोई नहीं, यानी ये वस्तु अलग और ये वस्तु अलग। अब आप कहोगे सर इन पॉइंट्स को यहां क्यों रखा। मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला सीकर और राजस्थान, सीकर और राजस्थान। अब ऑटोमेटिकली करो, सीकर और राजस्थान में कितने वर्ड हैं, दो वर्ड है। अगर सीकर और राजस्थान में दो वर्ड हैं तो दोनों वर्ड्स के बीच में क्या समानता होगी बताओ, सभी होगी या कुछ हो गया, कोई नहीं। तो पहली बात तो समानता होगी। अब समानता होगी तो कितनी समानता होगी, सर पूरा का पूरा सीकर किस में आ जाएगा, राजस्थान में। ये सीकर पूरा का पूरा राजस्थान में। घंटे और मिनट, सर घंटे है मिनट है वो पूरे के पूरे किस में शामिल है, घंटे में शामिल है। ठीक है, मैंने बोला एशिया और भारत, भारत पूरा का पूरा एशिया में। मिठाई और लड्डू, मिठाई पूरे के पूरे लड्डू में, सॉरी लड्डू पूरे के पूरे मिठाई में। अगर मैं यहां से बात करूं आपके लिए ग्रह और पृथ्वी, तो पृथ्वी पूरी की पूरी ग्रह में। राइट, लेखन सामग्री और पेन, तो लेखन सामग्री पूरे का पूरा किस, पेन पूरा का पूरा लेखन सामग्री। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसमें शामिल है। क्लियर, जानवर और हाथी, तो हाथी क्या होगा, जानवर में शामिल। तो इस तरह से हमें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ गया कि भाई सभी का शर्त ही है।
दूसरा वर्ड क्या आ गया, कुछ का। कुछ का मतलब होता है जब आंशिक रूप से वस्तु संबंधित होती है। जैसे मैंने बोला डॉक्टर और महिला, तो महिला और डॉक्टर में बताओ क्या रिलेशन होगा, होगा या नहीं होगा? बोले सर होगा, क्योंकि महिला डॉक्टर हो सकती है, कितनी सारी तो नहीं होती, तो कुछ महिला डॉक्टर। ठीक है, अब मैंने यहां से बोला धूम्रपान करने वाले और पुरुष, तो कुछ पुरुष धूम्रपान करने वाले। लंबे और पुरुष, कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। छात्र और नेता, कुछ छात्र क्या हो सकते हैं, नेता। ग्रामीण और शिक्षित, कुछ ग्रामीण शिक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपके वर्ड्स के लॉजिक आपके सामने निकले। ओके, अब जैसे मैंने बोला ठोस और बर्फ, तो बर्फ ठोस में आ गई। मैंने बोला जल और द्रव, जल द्रव में आ गया। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था आ गया वो इनडायरेक्टली आपके सामने। अब नेक्स्ट आता है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब वस्तुओं के बीच में कोई रिलेशन नहीं। हाथी और घोड़ा दोनों अलग अलग हैं, लाल और काला दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैं बोल दूं लाल और रंग। लाल और रंग बोलने का मतलब है रंग के अंदर लाल आ जाएगा। सही है। पेन और पेंसिल दोनों अलग अलग हैं। कूलर और एसी दोनों अलग अलग हैं। मार्कर और बोर्ड दोनों अलग अलग। अब ऐसे मत कहना बोर्ड मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमें चीजों के बीच में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, अब यहां से मैंने आपके सामने तीनों रिलेशंस लिखे। तीनों रिलेशंस में, तीनों चीजों में आपको तीन चीजों को जानना है। सबसे पहली बात, ये वाला जो रिलेशन आता है बच्चों, ये कौन सा वाला आता है, सभी का आता है। सभी का मतलब हो गया यहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या है, पूर्ण संबंध है। एक वस्तु से क्या है, पूर्ण संबंध है, पूरा का पूरा संबंध है। ये वाला आता है जब यहां पर रिलेशन कौन सा निकल के आता है बच्चों, कुछ का निकल के आता है। और जब कुछ का निकल के आता है तो ये जो रिलेशन होता है वो कौन सा वाला रिलेशन कहलाता है, पार्शियल रिलेशन, यानी आंशिक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, आंशिक संबंध कहलाता है। और ये वाली जो कंडीशन होती है जहां पर कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है, इसी को बोलते हैं कोई नहीं की कंडीशन। यानी यहां पर इन दोनों वस्तुओं के मध्य कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी यहां पर पढ़ा जाता है कि सर यहां पर कोई भी संबंध नहीं है। ओके, अब आपको तो ये है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात, एक शब्द देता तो कोई भी आरेख बना लेते, लेकिन आपको एक शब्द के साथ एक्स्ट्रा एक शब्द दिया कि नहीं दिया, दिया है ना। और जब एक शब्द एक्स्ट्रा आपको दिया है तो उस शब्द के साथ आप कैसे आरेख को डील करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा, मैंने यहां पे वर्ड लिखा मुद्रा, मैंने लिखा मुद्रा और रुपये। तो क्या मुद्रा रुपये से संबंधित है? बिल्कुल, रुपए पूरे के पूरे किस में शामिल होते हैं, मुद्रा में शामिल होते हैं। चलिए, मैंने यहां से लिखा, यहां से मैंने लिखा जलीय जीव, मैंने लिखा जलीय जीव और मछली। तो क्या मछली जलीय जीव होती है? बिल्कुल होती है सर। तो मछली और जलीय जीव का क्या बन जाएगा, इस तरह से ये डायग्राम बन जाएगा। अगर मैं यहां से लिखता हूं, सुनना मेरी बात को, जैसे मैंने यहां से लिखा मानव शरीर, या शरीर लिख लो, मैंने लिखा शरीर और शरीर के आगे मैंने लिख दिया हाथ। तो क्या शरीर का हाथ से संबंध है? बिल्कुल है। देखो, शरीर का आरेख ये बनेगा, हाथ का ये, लेकिन इन दोनों को कंबाइंडली एक साथ कैसे बनाओगे, किन शब्दों के बीच में ऐसा, इसका इन दोनों के बीच में ऐसा क्या संबंध है जिससे हम आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, यही वेन आरेख कहलाता है। तो यहां से इसको इसके साथ देखोगे तो हाथ पूरे के पूरे किस में शामिल होते हैं, शरीर में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन यहां से चर्चा करें, अगर मैं यहां आपसे बात करूं, मैंने लिखा बच्चों फल और मैंने यहां आगे लिख दिया केला। तो भाई फल और केला के बीच में क्या संबंध है? सर केला जो है वो पूरा का पूरा किस में शामिल होता है, फल में। तो इस तरह से आपको वर्ड्स मिलेंगे और उन वर्ड्स को आपको पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आप गोले बनाने लग जाओगे। अब आता है पार्शियल रिलेशन, यानी कुछ का संबंध। जैसे मैंने यहां पर बोला छात्र और कवि, तो यहां से इसका क्या बनेगा? अब बताओ, छात्र और कवि के बीच में क्या सारे छात्र कवि या कोई छात्र कवि नहीं, या कुछ छात्र कवि? आप कहोगे सर जहां बैठे हो आप मेरी बात को रिपीट करना, कहोगे कुछ छात्र कवि हैं, इसमें से एक छात्र इधर वाला हो जाएगा और एक उधर हो जाएगा, राइट। अब मैं यहां आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने यहां पे बोला सर डॉक्टर, मैंने बोला डॉक्टर और महिला। तो डॉक्टर और महिला में हमें क्या समझ में आया कि सर कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं। नेक्स्ट, यहां से मैं चर्चा करता हूं, मैंने अगर यहां पे आपके लिए लिख दिया, यहां से मैंने लिख दिया सर गायक और लेखक,
मैंने लिख दिया यहां से गायक और लेखक, तो आप कहोगे सर कुछ गायक क्या हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। अगर मैं यहां आपसे लिखता हूं, मैंने लिख दिया शिक्षित और ग्रामीण, शिक्षित और ग्रामीण, तो शिक्षित लोग ग्रामीण हो सकते हैं क्या? सर बिल्कुल हो सकते हैं। कितने? सर कुछ ही होते हैं, बाकी नहीं हो सकते। इस तरह से वर्ड लिखोगे और आप उसका आंसर एक्सप्लेन करते जाओगे। अब मैं यहां आपसे चर्चा करता हूं, जैसे इसका रिलेशन क्या हो गया? इसका रिलेशन ये हो गया कि मान लो मैंने यहां से लिख दिया लड़के, मैंने यहां से लिख दिया लड़के और लड़की। अब लड़के और लड़की दोनों जेंडर ही अलग अलग हो गए, तो दोनों तथ्यों का आरेख भी किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? अलग अलग करोगे। अब मैंने यहां से लिख दिया गाय और बकरी, तो गाय और बकरी हैं तो दोनों अलग अलग तथ्य, इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये समान हो सके। ओके, चलो मैंने अगर यहां से लिख दिया, मैंने लिख दिया यहां से घास और जूता, तो अगर मैं लिखता हूं घास और जूता, तो क्या घास और जूते के मध्य कोई संबंध है क्या? बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। अगर मैं यहां से लिख दूं आपके लिए पेन और पेंसिल लिखूं, तो भी कोई संबंध नहीं है। सही है। मैंने यहां से लिख दिया बस और कार, तो भी कोई संबंध इनके बीच में नहीं है, ये अलग अलग कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन में एक ही वर्ड के साथ मैं तीनों डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं यहां से इस क्वेश्चन के लिए लिखूं आम, मैं इस क्वेश्चन के लिए यहां से लिखता हूं आम और फल, मैं यहां लिखता हूं आम और फल, तो मुझे बताइए इसके अंदर आम कौन सा है और फल कौन सा है? आप कहोगे सर बाहर वाला हिस्सा है फल का और अंदर वाला हिस्सा किसका है? आम का। ओके, आम की जगह केला कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं यही वर्ड दोबारा ले रहा हूं। मैंने यहां से वर्ड लिया आम और हरा। अब आम और हरे के बीच का क्या रिलेशन होगा? देखो एक वर्ड में कॉमन लेके चलूंगा, यही वर्ड मैं यहां लूंगा, यही वर्ड मैं यहां लूंगा, एक आम लूंगा और एक केला वर्ड लूंगा, लेकिन दोनों में आप समझना एक वर्ड में चेंज कर रहा हूं, लेकिन चेंज करते ही लॉजिक चेंज होता जा रहा है। अब जैसे मैंने आम और हरा लिया, तो आप कहोगे सर आम ये है, लेकिन आम का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है? हरा हो सकता है, क्योंकि कुछ आम क्या होते हैं? हरे। तो आम का कुछ हिस्सा किस में चला गया? हरे में। अब यहां से नेक्स्ट आते हैं, आम का कुछ हिस्सा हरे में। अब यहां पर आम और केला, तो आम अलग तथ्य है और केला अलग तथ्य है, इनके बीच में कोई समानता नहीं है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर दोनों फल हैं। अरे हैं फल, लेकिन क्या फल दे रखा है? हमें संबंध किनके बीच लिखना है? हमें संबंध लिखना है आम और केले के बीच, ना कि ये कि वो फल है या नहीं है, वो अलग बात है। फल जो शब्द देगा उसी में रिलेशन निकालना है, बाकियों में नहीं निकालना है। तो इस तरह से हम लोगों को इनको रिप्रेजेंट करना है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो चीज मैंने लिखी, इन चीजों में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं। वो क्या है? मैं यहां एक वर्ड लिखता हूं, इस वर्ड को ढंग से समझना, इस वर्ड को समझना। जैसे मैंने लिखा महिला और माता, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसका आरेख क्या बनेगा? महिला माता बोलूं या पिता पुरुष बोलूं? सर दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं जानना चाहता हूं महिला और माता का आरेख क्या बनेगा, मैं जानना चाहता हूं महिला और माता का आरेख क्या बनेगा। तो मोस्टली अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो यहां पर बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी सर, कि सर यही बन जाएगा कि कुछ माता महिला है। मोस्टली यही आंसर आता है, ये आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक तरफ आपने क्या लिख दिया, कुछ वाला रिलेशन में महिला, और एक तरफ क्या लिख दिया, माता। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअल में ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इन वस्तुओं के मध्य क्या क्या रिलेशन होने के बाद भी क्या चीज कॉमन होती है, उसको समझना है। अब सुनिएगा मेरी बात को, इत्मीनान से सुनिए। एक तरफ महिला है, एक तरफ माता, यानी हमने ये सोच लिया कि भाई महिला और माता के बीच में कुछ का रिलेशन सबको दिमाग में आता है। अब कुछ का रिलेशन होने का मतलब देखो यहां पे समझो, ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिखूं कि यहां से क्या स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूं, तो यहां से जो मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं उसको समझिए। यहां से मैं ये लिख सकता हूं सबसे पहला ये कि कुछ महिला क्या है, माता है। बोलो है कि नहीं है? कुछ महिला क्या है, माता। इसका मतलब ये हो गया कि महिला पूरी है, इसका कुछ हिस्सा किसके पास है, माता के पास है। बोलो। या दूसरा अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से एक बात यह भी लिख सकता हूं कि कुछ माता महिला है, क्योंकि कुछ का मतलब होता है दोनों तरफ म्यूचुअली। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो तो कोई आपसे हाथ मिलाता है, तो दोनों तरफ म्यूचुअली चेंज होता है। अब मैं यहां आपसे बात पूछना चाहता हूं, यह मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं,
यहां इसका मतलब अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है इसका मतलब। ये जो बाकी एरिया बचा इसके लिए क्या लिखूं, देखो महिला महिला होगी, महिलाओं में से कुछ क्या होगी, माता, ये बाकी बच गई क्या होगी, ये वो हैं जो कुछ माता महिला नहीं है, ये आएगा। और यहां पर ये वाला जो हिस्सा होगा वो किसका आएगा, वो आएगा कुछ महिला माता नहीं है, कुछ महिला माता नहीं है, ये आएगा। एक्चुअल में हमारे सामने तीन कंडीशंस आ गई सामने। एक कंडीशन ये आ गई, देखो हर डायग्राम में इसमें यहां पर तीन रीजन है। एक रीजन ये है बच्चों, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। हमने जब बात करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तब हम लोग सिर्फ कौन से पॉइंट की बात करते हैं, हम सिर्फ हमेशा एक ही पॉइंट की बात करते हैं कि कुछ माता महिला हैं। लेकिन यहां पर हम भूल जाते हैं कि ये बाकी पॉइंट्स पर भी है, क्योंकि वेन आरेख का मतलब होता है, यानी ये जो कंडीशन है इसका मतलब होता है कि ये तीनों शर्तों पर एग्जिस्ट करे। अब सुनो, मैं यहां से बोलता हूं, ये तीसरी शर्त पे मेरे स्टेटमेंट निकला, कुछ महिला माता है। क्या कुछ महिला वर्तमान में माता होती है? बिल्कुल, कुछ महिलाएं 100% क्या होती है, माता। ये एग्जिस्ट करता है ना, करता है। अब यहां देखो, ये पढ़ो, कुछ माता क्या है, महिला है। क्या कुछ माता महिला होती है? नहीं, सारी की सारी माता क्या होती हैं, महिला होती हैं। क्या कुछ माता महिला होती हैं? क्या नहीं होती। गलत कर गया ना पॉइंट, यहां पे कुछ वाला पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि सारी की सारी माता ही क्या होती है, महिला। आगे बढ़ते, यहां देखो, कुछ महिला क्या नहीं है, माता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यह बात सही है। क्यों? क्योंकि अनमैरिड गर्ल्स जो महिला तो होती है लेकिन माता नहीं होती, तो यह पॉइंट यहां सही है। अब इस पे देखो, कुछ माता महिला नहीं है, कुछ माता महिला नहीं है, यानी ये कह रहा है कि कुछ ऐसी माताएं हैं जो क्या नहीं है, महिला नहीं। आप घर पे जाओ, आपको पता चले कि आपकी मम्मी तो है लेकिन महिला नहीं है। कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट यहां पर भी क्या कर गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आया क्या? इस आरेख के तीनों तथ्यों में ये आरेख सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब इसके हर, यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो, तभी ये बनेगा। उसके अलावा ये नहीं बन सकता। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो आरेख है वो इसका कौन सा आरेख हो गया, गलत आरेख हो गया। समझ में आ गई होगी मेरी बात? अब समझ में आ गई होगी तो अगर ये गलत है तो फिर सही क्या बनेगा? अब सही में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये नहीं बनेगा तो ये बनेगा। अब ये बनेगा तो इसमें भी आप समझ जाओ, आपका मन कर रहा होगा सर कि ये माता हो जाए बाहर वाला हिस्सा, और ये क्या हो जाए, मेरे पास महिला हो जाए। अगर ये माता और ये महिला हो जाए तो हमें इसको भी समझो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सभी महिला क्या हो गई, सभी महिला क्या हो गई, सभी महिला माता है। क्या सभी महिला माता होती हैं क्या? यानी कोई भी महिला, लेडीज पैदा हुई तो पैदा होते ही वो क्या हो जाएगी, वो माता ही पैदा होती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये डायग्राम भी यहां पर ब्लैक होकर गया। तो अब हमें यहां समझना है कि सर अब अगर ये गड़बड़ हो गया तो अब इसका मतलब इसका सही डायग्राम क्या है? तो डायग्राम तो यही सही बनेगा, लेकिन इसका मतलब अब समझो, अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये किसका होगा, महिला का होगा, और ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये किसका होगा, माता का होगा। शायद अब आप बेहतर समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब मैं देखो, इस बात के आधार पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, यहां से समझना। आप देखना, इस बात के आधार पर मैं लिखता हूं, इस बात का अर्थ समझना, सभी वाली बात का अर्थ समझना। सभी वाली का मतलब हो गया कि ये वाला हिस्सा, क्या ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा महिला में नहीं है? तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेटमेंट बनेगा सभी माता क्या है, महिला है। बताओ, क्या सारी माता महिला नहीं होती? बोले सर बिल्कुल होती है। तो ये एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन यहां से एक चीज आपको जो सीखनी है वो क्या, वो ये सीखनी है कि सभी का जो पार्ट होता है ना, उसमें सभी भी होता है, लेकिन उस सभी के पार्ट में एक बार में कुछ भी होता है। लॉजिकल रीजनिंग में जब तक ये चीजें नहीं जानोगे ना, ये 3 वर्ड कि सभी, कुछ और कुछ में क्या अंतर है, कोई नहीं में क्या अंतर है, तब तक आपको दिक्कत आएगी। अब इसका दूसरा पार्ट ये बोल सकता हूं क्या मैं कि कुछ महिला क्या है, माता है। बिल्कुल, कुछ महिला क्या है, माता है। क्या ये बात मैं बिल्कुल बोल सकता हूं? आप समझो, सारी की सारी माताएं क्या है, महिलाएं। सारी की सारी माता महिला के अंदर है। अगर सारी की सारी माता महिला के अंदर है तो क्या महिला का कुछ हिस्सा माता ने नहीं घेर रखा क्या?
बिल्कुल घेर रखा है। ये सेम वही कहानी है जैसे मैं सीकर और राजस्थान का डायग्राम बनाता हूं, तो सीकर पूरा का पूरा राजस्थान में है, तो क्या राजस्थान का कुछ हिस्सा सीकर ने नहीं या पूरा घेर रखा है? पूरा नहीं, कुछ हिस्सा सीकर ने घेर रखा है। अगर बात करें एशिया और भारत की, तो भारत पूरा का पूरा एशिया में शामिल है, लेकिन एशिया का कुछ हिस्सा तो भारत ने भी तो घेर रखा है। बोलिए, तो यहां से अब ये बात, तो इस तरह से ये वाला पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, और ये अगर दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला डायग्राम होगा। उसके अलावा ये भी गलत है और ये वाला डायग्राम भी क्या है? गलत है। तो अब आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे कि महिला और माता को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहां से तो हमें इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। ये वाला जो डायग्राम है वो इसका राइट आंसर होगा, ये वाला डायग्राम, कि महिला और माता का अगर हमसे पूछेगा तो महिला और माता का मैं इधर लास्ट बना देता हूं। यानी सेम वही बात है कि जैसे अगर मुझसे ये पूछे कि सर पुरुष और पिता का डायग्राम बताओ, पुरुष और पिता का, तब आप कहोगे सर ये डायग्राम बनेगा, इसके अंदर का जो हिस्सा है वो कौन होगा? पिता होगा, और बाहर का जो हिस्सा है वो कौन होगा? पुरुष। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पिता पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष क्या होते हैं? पिता होते हैं। तो ये लॉजिक आपको डेवलप हुआ कि नहीं हुआ कि सभी कुछ और कोई नहीं में, और ये कुछ और सभी में ही थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी तो कोई नहीं में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक सिर्फ दो बातें सीखी। एक तो कौन से शब्दों के लिए हमें एक शब्द के लिए डायग्राम बनाना सीख लिया, दो शब्द आए तो उनके बीच में लॉजिक कैसे चलेगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा शब्द आते हैं तब हम उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो थोड़ा सा समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि जब कम से कम तीन तत्वों के बीच में संबंध ज्ञात करना। तीन तत्व का मतलब हो गया तीन शब्द बोलेगा, आपको कोई भी तीन शब्द हो सकते हैं, वो तीन शब्द बोलेगा। अब आप जानते हैं एक शब्द के लिए एक डायग्राम होता है, दो शब्द के लिए दो, तो तीन शब्द के लिए कितने डायग्राम होंगे? तीन। अब जब भी कभी तीन शब्दों के बीच में आएगा ना, तो हमेशा याद रखना इनका जो आरेख बनेगा ना, वो टोटल कितने तरह के आरेख बनेंगे? कुल आरेख कितने बनेंगे? 11 बनेंगे, कुल 11 आरेख बनेंगे। यानी इस तरह से 11 आरेख बन के आएंगे आपके सामने, वो उसके कुल के रूप में। ओके, अब देखो इसमें पहला आरेख क्या है? पहला आरेख ये है कि ये पूरा का पूरा इसमें आ गया, ये पूरा का पूरा इसमें आ गया, इस तरह से, राइट। तो इसीलिए लिखा कि जब सभी तत्व आपस में पूर्ण रूप से संबंधित हो। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिखा, यहां से आराम से समझना, उस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा भारत, मैंने लिखा एशिया, और मैंने यहां से लिखा दिल्ली। मैंने लिखा भारत, एशिया और दिल्ली। अब इन तीनों शब्दों के बीच में क्या होगा? तो आपको देखो लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये कहता है कि ये भारत है, ये एशिया का आरेख है और ये दिल्ली का आरेख। अब सोचो भारत और एशिया का क्या बनना चाहिए? सर भारत पूरा का पूरा एशिया में शामिल होगा। एशिया और दिल्ली का क्या बनना चाहिए? दिल्ली पूरा का पूरा एशिया में शामिल है। और भारत और दिल्ली का क्या बनना चाहिए? दिल्ली पूरी की पूरी भारत में। तो सभी वस्तुओं के बीच में सभी का संबंध है, और जब सभी का संबंध होता है तब हम इस तरह से बनाते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किसके लिए है। ये बाहर वाला जो शब्द है वो किसके लिए है? वो एशिया के लिए है। ये वाला जो शब्द है वो किसके लिए है? वो भारत के लिए है। और ये वाला जो शब्द है वो किसके लिए है? वो दिल्ली के लिए है। बोलो मेरी बात समझ में आई होगी? बिल्कुल, आराम से आगे बढ़ते हैं। मैं इस तरह से आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस में आपको बताते हुए चलूंगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक बोलूं, जैसे गांव, राज्य और जिला। गांव, राज्य और जिला, तो गांव से मिलके बना जिला, और जिले से मिलके बन गया राज्य, तो सेम यही आ जाएगा। घंटे, मिनट और सेकंड यही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो विद्यालय, कक्षा और छात्र, तो छात्रों से कक्षा और कक्षा का विद्यालय। सही है बात? चलो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसके अंदर और अपन जाए, तो जैसे मैं आपसे बात करूं, मैंने बोला खाद्य, फल और केला। अब सोचिए इसके बीच में क्या संबंध होगा? खाद्य, फल और केला। तो जो केला है वो किस में शामिल होता है? फल में शामिल होता है। और फल किस में काम आते हैं? खाने में। फेंकने के लिए तो कोई लेता ही नहीं है, इस तरह से। तो इन सब में अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये आरेख किसका है, ये किसका है, ये किसका। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने बोला भाई मिठाई, खाद्य और जलेबी, तो मिठाई खाद्य में और खाद्य किसमें? मिठाई खाद्य के अंदर आ जाएगी मिठाई, और जलेबी किसमें आ जाएगी? मिठाई में। यहां से मैं अगर आगे लिखना चाहूं आपको, तो मैंने बोला इमारत, कमरा और तल। तल का मतलब होता फर्श,
अब बोलो, तो इमारत में आ गया कमरा और कमरे में आ गया फर्श। हर कमरे में फर्श होता है इस तरह से। अगर मैं यहां से लिखूं रसोई, बर्तन और गिलास, तो रसोई घर, बर्तन और गिलास, रसोई घर, बर्तन और गिलास। अब आप कहोगे सर कि गिलास का तो संबंध बर्तन से कर देंगे, लेकिन बर्तन का रसोई घर से कैसे करें? अरे भाई, बर्तनों को रखने की जगह क्या होती है? रसोई होती है। कपड़ों को रखने की जगह क्या होती है? वार्डरोब होती है। पुस्तकों की सूची क्या होती है? ये रैक आती है। रैक सुना होगा नाम, लाइब्रेरी में जाते हो किताबें रखी हुई मिलती हैं आपको, तो किताबें रखी हुई मिलती हैं, तो वो जगह कौन सी होती है? किताबों को रखने की विशेष जगह रैक कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे बोल दे भाई, पुस्तकालय, पुस्तकालय में रैक और रैक में पुस्तक, तो क्या डायग्राम बनेगा? यही सेम बन जाएगा। तो रसोई घर, बर्तन और गिलास, इसका क्या बन जाएगा? ये रसोई घर आ गई, ये बर्तन आ गया और बर्तनों के अंदर गिलास। अब इतने देर के बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, अगर भारत को मैं यहां की जगह यहां रख दूं और एशिया को यहां इनका स्थान बदल दूं, तो क्या लॉजिक पे कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 + 2 + 3 भी 6 होगा, 3 2 1 भी 6 होगा, 2 1 3 भी 6 होगा। आगे पीछे करने से लॉजिक चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैं यहां पर आपके लिए आगे जाना चाहता हूं। जैसे मैं आपके लिए यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने लिखा वायलिन बजाने वाले, वायलिन बजाने वाले, मैंने लिखा वादक, और मैं यहां लिखता हूं संगीतज्ञ, मैं यहां लिखता हूं संगीतज्ञ। अब सुनना मेरी बात को, थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको यहां चर्चा करवा रहा हूं, थोड़ा सा संगीत की बातें करते हैं अपन। देखो, संगीत की जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो संगीत के 3 पहलू होते हैं। एक होता है नर्तक, एक होता है वादक, एक नर्तक, एक वादक, और एक क्या होता है? गायक। अब गायकों की सूची जो होती है, गायकों का जो समूह होता है, उसको बोलते हैं कोरस, और वादकों के समूह को बैंड, इसलिए कहते हैं ना, ब्याह शादी में बैंड बाजाड़ों को नहीं आयो हुआ है। तो नर्तक जो होता है, इसका संबंध मिलता है हमें किससे? ताल से। गायकों में आप जानते हैं, कोई कव्वाली गाता है, कोई सूफी गाता है, कोई भजन गाता है, वो हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वादक। अब वादक की बात करें तो वादक के अंदर क्या आएंगे? इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पीट के बजाया जाता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो तार से बजाए जाते हैं, लेकिन वो सारे आते किस में? ये। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्या वायलिन बजाने वाले वादक में नहीं आएंगे? बिल्कुल, वायलिन बजाने वाले और तबले बजाने वाले सब किस में आएंगे? वादक में आएंगे। और वादक किस में आएंगे? संगीतज्ञ में। तो ये देखो, वायलिन, संगीतज्ञ, वादक और वायलिन बजाने वाले। ओके, चलो, अगर मैं यहां आपसे लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर आपके लिए लिखा बहुभुज, बहुभुज, वर्ग और चतुर्भुज, बहुभुज, वर्ग और चतुर्भुज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, थोड़ा सा लॉजिक सोचिए। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। मैंने लिखा आकाशीय निकाय, आकाशीय निकाय, तारे, और लिख दिया क्या? सूर्य। थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन में समझना, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज, तो हर जो आकृति जो 3 भुजाओं वाली होती है उसको त्रिभुज में शामिल करोगे। जैसे मैं बोलूं भाई समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज, तो सभी की कंडीशन। फिर जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज, वर्ग बोलूं तो चतुर्भुज में आ जाएगा, त्रिभुज बोलूं तो आयत बोलूं तो चतुर्भुज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जिसमें 5 भुजाएं होगी वो पंचभुज, ऐसे जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है वो पॉलीगन कहलाता है। तो हर देखो, अब समझो, वर्ग क्या चतुर्भुज नहीं होगा? वर्ग चतुर्भुज के वर्ग के अंतर्गत आता है, गुणों में समानता है। और चतुर्भुज किस में आएगा? 4 भुजा वाला चतुर्भुज, 5 भुजा वाला पंचभुज। तो जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, क्या उसमें 4 भुजाएं नहीं होंगी? आप सोचिए, अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो क्या आपकी जेब में 40 रुपए नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जिसके पास बहुत सारे रुपए हैं, क्या उसके पास कम रुपए नहीं होंगे? बिल्कुल। तो 4 भुजा वाला भी तो बहुभुज में शामिल होगा। तो यहां से इसको जब हम बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद आओ आकाशीय निकाय। आकाशीय निकाय का मतलब समझिए। आकाशीय निकाय का मतलब हो गया, एक तरह से मैं इसको बोलूं, आकाशीय निकाय का मतलब हो गया ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में क्या होता है? असंख्य आकाश गंगाएं होती। आकाश गंगाओं के अंदर बात करें तो तारे होते, और सूर्य का संबंध हमेशा तारे से होगा।
पृथ्वी का संबंध ग्रह से, पृथ्वी जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, उनका भी ग्रह से होगा। और चंद्रमा का संबंध किससे होगा? उपग्रह से। तो अगर कहीं उपग्रह और चंद्रमा लिखा तो सभी का संबंध, पृथ्वी और ग्रह लिखा तो सभी का संबंध, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी लिख दिया तो अलग अलग। सूर्य का संबंध किससे? तारे से। अब बताएं, तो तारे का सूर्य का संबंध हो गया तारे से, और तारे किस में होते हैं? आकाशीय निकाय में। तो इसका ये वाला आपको डायग्राम में मिल जाएगा। ओके, देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, ये भी नहीं, अभी बहुत सारे बना सकते हो। जैसे कोई ये बोले कि भाई लेखन सामग्री पेन और निब, तो लेखन सामग्री में पेन आता है और पेन में निब होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। सही है। चलिए, तो इस तरह से आपको इसमें काफी सारे बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब पहला पॉइंट जो था उसी का कॉन्ट्राडिक्ट दूसरा है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या है? इन दोनों वस्तुओं के बीच में है कोई नहीं की शर्त। इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या है? कोई नहीं की शर्त है। लेकिन ये दोनों वस्तुएं किसके अंदर हैं? इस बाहर वाली वस्तु के सभी में है। ये दोनों वस्तुएं बाहर वाली के सभी में। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप उन क्वेश्चंस के साथ साथ मेरी बात समझते जाना कि मैं क्या लिखना चाहता हूं और क्या आप समझ रहे हैं। मैंने लिखा जानवर और मैंने लिख दिया बाघ और गाय। मैंने लिख दिया जानवर, बाघ और गाय। अगर मैं यहां आपके पास यहां लिखता हूं, जैसे मैंने यहां से लिख दिया यहां से लिख सकते हो आप औजार, औजार, और औजार के बाद में मैंने यहां से लिख दिया चिमटा, और इसके बाद में औजार, चिमटा, और यहां से पेचकस लिख सकते हैं, पेचकस लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं यहां से आपके लिए आगे लिखना चाहता हूं, मैं लिखता हूं कक्षा, कक्षा, लड़के और लड़की। आप समझ पा रहे होंगे कौन से के लिए बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट यहां से लिखूं फल, केला और सेब। ओके, नेक्स्ट बात करें यहां से, अगर मैं यहां से लिखूं, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, फर्नीचर, फर्नीचर, टेबल और कुर्सी। फर्नीचर, टेबल और कुर्सी। अगर मैं यहां से आपसे बात करूं आगे, अगर मैं इसमें आगे और जाऊं तो मैं जैसे लिख दूं चौपाया, जिसके 4 पैर होते हैं उसको चौपाया बोलते हैं। अब मैं लिख दूं हाथी, तो हाथी के भी 4 पैर होते हैं, और मेज, मेज के भी क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, लिख सकता हूं। मिठाई, लड्डू और पेड़ा, बिल्कुल लिख सकते हो आप इस तरह से। मैं अगर यहां से लिखूं समाज, समाज, मैंने लिख दिया डॉक्टर, और समाज में ही मैंने लिख दिया इंजीनियर, तो क्या इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो डायग्राम समझो, जानवर, बाघ और गाय, तो बाघ और गाय दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आते किस में है? जानवर में। तो ये जो बाहर वाला डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जानवर को रिप्रेजेंट करेगा, जानवर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला जो हिस्सा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? गाय को। और ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा? बाघ को। अब ऐसे मत कर देना कि बाघ ने गाय को खा लिया तो अब गाय है वो बाघ के पेट में और बाघ जानवर में आ गया, सभी वाला मत कर देना, ये गलत है। खाना अलग नहीं है, आपको इनको तथ्यों के अंदर समानता देखनी है। औजार में चिमटा और पेचकस, तो चिमटा और पेचकस दोनों किस में आ जाएंगे? औजार में। जैसे नृत्य बोल दिया, नृत्य में घूमर और कथक दोनों आते हैं, वो लिख सकते हो, याद रखिएगा। यहां से कक्षा, लड़के और लड़की, तो लड़के और लड़की दोनों किस में आ जाएंगे? कक्षा में। अभिभावक, माता और पिता, अभिभावक, माता और पिता लिख सकते हो। रिश्तेदार, रिश्तेदार की बात करूं, रिश्तेदार मामा और चाची, तो मामा और चाची में ध्यान रखना, चाची एक लेडीज हो गई, मामा जेंट्स हो गया, लेकिन दोनों आते किस में है? रिश्तेदार में आते हैं। तो यहां से इसको भी लिखा जा सकता है रिश्तेदार, रिश्तेदार, मामा
और चाची। अब एक जेंट्स है एक लेडीज है तो आपस में तो कोरिलेट करेंगे नहीं, लेकिन अलग आ जाएंगे। अब देखो फल केला और सेब, तो केला और सेब दोनों अलग हैं, दोनों आते किसमें? फल में। फर्नीचर टेबल और कुर्सी, तो कुर्सी और टेबल दोनों किसमें आ गए? फर्नीचर में। पेय पदार्थ चाय और कॉफी, तो चाय और कॉफी दोनों किसमें आ जाएंगे? पेय पदार्थ में आ जाएंगे। चौपाया हाथी और मेज, तो हाथी और मेज दोनों में चार पाए होते हैं, अलग आ जाएगा। संचार बोलना और लिखना, तो संचार के साधन है बोलना भी है और लिखना भी है। समाज डॉक्टर और इंजीनियर, तो इंजीनियर और डॉक्टर दोनों किस में आ जाएंगे? समाज में आ जाएंगे। ऐसे ही मैं बोलूं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंदर अगर मैं कह दूं इतिहास और भूगोल, तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुद्रा रुपए और डॉलर, तो मुद्रा के दो अंग हो जाएंगे रुपए और डॉलर। तो यहां से आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या लिखना है। मैंने बोला ग्रह, तो ग्रह की अगर अपन चर्चा करें तो ग्रह में भी आपको ध्यान आएगा कि पृथ्वी और मंगल दोनों किस में शामिल हो जाएंगे? ग्रह में हो जाएंगे। बोलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये वाला आया कि इस वस्तु का और इस वस्तु के बीच में, तो यहां देखो इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या रिलेशन है? कुछ का संबंध है, लेकिन दोनों हैं किसके? बाहर वाले के सभी में है। दोनों बाहर वाले के सभी में, लेकिन अंदर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कुछ का। तो पढ़िए, जब दोनों तत्व किसी एक तत्व से पूर्णतः संबंधित हो तथा आपस में क्या हो? आंशिक संबंधित। जो पहले था कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। और जब इन दोनों के बीच में रिलेशन है तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आपको अब समझना है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं। मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, उन वर्ड से हम समझते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा महिला, मैंने लिखा महिला, मैंने लिखा माता, और मैंने लिखा यहां से बहन। अब थोड़ा सा समझना, महिला, माता और बहन, क्या डायग्राम बनेगा? यहां से बात करें, माता पूरी की पूरी महिला और बहन भी पूरी की पूरी महिला। इसका मतलब ये दोनों इसमें आएंगी। अब इन दोनों का बताओ, इन दोनों का कैसे बनेगा? माता और बहन का क्या बनेगा? आपकी माता भी किसी की क्या हो सकती है? बहन हो सकती है। हो सकती है, यस। तो माताओं में से कुछ माता क्या हो सकती हैं? बहन हो सकती हैं, लेकिन दोनों आती किस में है? दोनों आती हैं महिला में। दोनों आती किस में है? महिला में आती हैं। तो आपको एक छोटी सी बात यहां समझ में आ गई होगी कि जो पहले वाले तथ्य थे, उन तथ्यों के बीच में यहां कोई संबंध ही नहीं था। देखो बाघ और गाय अलग अलग है, लेकिन अगर बाघ और गाय के बीच में थोड़ा सा रिलेशन आ जाता है तो इस तरह के डायग्राम बन जाएगा। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आप उनको एनालाइज करना कि मैंने क्या लिखा। मैंने यहां से लिखा समाज, समाज, छात्र और नेता। तो देखिए, समाज में ही छात्र रहते हैं और समाज में ही नेता रहते हैं, और छात्रों में से कुछ छात्र नेता होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो आप जब इस कॉपी में आपको नोट्स बनाओ तो वहां पे ध्यान रखना, ऐसे लिखना कि ये क्या है? ये समाज है, अंदर वाला हिस्सा क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि ऑप्शंस में आपको दिक्कत ना आए। अगेन मैं आपसे लिखता हूं, मैंने लिखा जानवर, मैंने लिखा जानवर, कुत्ता और पालतू। अब देखो, कुत्ता भी जानवर होता है और पालतू भी जानवर होता है, दोनों आएंगे। अब कुत्ता और पालतू का क्या बनना चाहिए? कुछ कुत्ते क्या हो सकते हैं? पालतू हो सकते हैं, लेकिन दोनों आते किस में हैं? जानवर में आते हैं। बना सकते हो आराम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आए। मैंने यहां से लिखा मानव, मैंने यहां से लिखा मानव, मैंने यहां से लिखा अध्यापक, मानव, मैंने लिखा अध्यापक, मानव, अध्यापक, और मैं यहां से लिख दूं उसके अंदर मानव, अध्यापक और धावक। अब सुनना, अध्यापक भी मानव है और धावक भी मानव है। अब अध्यापक और धावक का क्या बनना चाहिए? कुछ अध्यापक क्या हैं? धावक हो सकते हैं। तो कुछ अध्यापक धावक हो सकते हैं, लेकिन दोनों आते किस में है? मानव में आते हैं। बोलिए, आ रही होगी बात समझ में? हाँ, नेक्स्ट देखिए, रिश्तेदार, रिश्तेदार, मामा और चाचा।
रिश्तेदार मामा और चाचा। अब देखो दोनों के जेंडर सेम है। अब मामा आपका मामा किसी का चाचा भी हो सकता है, किसी का चाचा आपका मामा भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन बात आई मामा भी रिश्तेदार होता है और चाचा भी रिश्तेदार होता है, तो हम इनको इस तरह से लिख लेंगे। बोलिए, ओके। एक और बना सकते हो, अगर आप यहां लिखो खिलाड़ी, यहां लिखो खिलाड़ी और यहां लिखो क्रिकेटर और यहां लिखो एथलीट, यहां लिखो एथलीट। एथलीट का मतलब होता है जो दौड़ते हैं, धावक हैं। तो देखो क्या दौड़ने वाले क्रिकेटर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। धावक एथलीट क्रिकेटर हो सकते, क्रिकेटर एथलीट हो सकते कुछ, और क्रिकेटर भी खिलाड़ी कहलाएगा और एथलीट भी खिलाड़ी कहलाएगा। तो इस तरह से इनके बीच में भी ये डायग्राम आपके बन जाएगा। इस तरह से हमें इस शब्द को समझना है। देखिए मैं हर एक पार्ट में आपको 6 से 7 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ताकि इस तरह से आपके 60-70 क्वेश्चंस ये भी आपके हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और कर सकते हो। टफ नहीं है, आराम से इनको आप रिवाइज करोगे तो बिल्कुल आपको टाइम, पहली बार में जरूर टाइम लगता है, लेकिन जब रिविजन करते हैं तो टाइम नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो इस पॉइंट का समझो। इस पॉइंट में क्या है? इस पॉइंट के अंदर ये है कि एक वस्तु का, ये देखो, तो इसका मतलब क्या है? ये वस्तु जो है वो आंशिक रूप से संबंधित है, ये आंशिक संबंधित है अंदर दोने वाले में, लेकिन ये वाली इस वस्तु के साथ क्या है? ये वाली इस वस्तु के पूर्ण में संबंध है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा, मैंने वापस वही वर्ड लिया, मैंने एक वर्ड लिखा महिला, मैंने वही वर्ड लिखा आगे महिला, मैंने लिखा माता, लेकिन इस बार मैं आगे वहां पे बहन लिखा था, यहां पे मैं डॉक्टर लिख रहा हूं। अब एक वर्ड को चेंज करते ही क्या अर्थ हुआ? देखो, माता 100% क्या आएगी? महिला आएगी। लेकिन डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर माता आएगा, बिल्कुल होगा, जहां वहां पर भी था कुछ माता डॉक्टर हो सकती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर और महिला का आएगा तो डॉक्टर और महिला के बीच में भी क्या संबंध आएगा? कुछ आएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि यहां पर ये बाहर वाला जो हिस्सा है वो किसका हो गया? बाहर वाला हिस्सा हो गया महिला का, और यहां पर जो हिस्सा है वो किसका हो गया? ये माता का हिस्सा हो गया। अब बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर बच्चों माता भी हो सकती है, यानी कुछ देखो, कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, और कुछ बाकी बचे हुए महिलाओं के अलावा पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं यहां से आपसे लिखता हूं, मेरी बात को सुनना। मैंने लिखा खिलाड़ी, मैंने लिखा खिलाड़ी, और मैंने लिखा धावक, खिलाड़ी एथलीट यानी कि धावक, और मैंने यहां लिख दिया विवाहित। खिलाड़ी, धावक, और मैंने यहां क्या लिख दिया? विवाहित लिख दिया। अब जब खिलाड़ी, धावक और विवाहित मैंने लिख दिया, तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझिए। तो यहां से देखो, जो धावक है वो पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? वो धावक पूरा का पूरा खिलाड़ी में चला जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है विवाहित। अब विवाहित की बात करें, क्या धावक विवाहित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या धावक खिलाड़ी, विवाहित खिलाड़ी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से अब एक चीज और आपसे कंफर्म कर देता हूं, कहीं ऐसा ना होगा बोले सर धावक दिया, धावक जेंट्स होगा या लेडीज होगी? याद रखना दोनों होगा। आप अध्यापक कहलाओगे, अध्यापिका और अध्यापक वैसे नहीं, कवि और कवियत्री वैसे नहीं, गायक और गायिका नहीं, लेखक और लेखिका नहीं। हम लोग एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, अध्यापक ही कहलाएगा। तो जब अध्यापक की बात बोलूं तो आपको दोनों समझना है, पुरुष और ये। डॉक्टर की बात बोलूं तो पुरुष और महिला दोनों समझना है, राइट। अब देखो, जैसे मैंने यहां से लिखा, मैंने यहां पे लिखा आम, हरा और फल। अब आम, हरा और फल में समझो, तो आम जो है वो किस में शामिल होता है? फल में। तो आम जो आ गया वो फल में शामिल हो जाएगा। बात करें हरे की, अब हरा आम भी हो सकता है लेकिन सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, और हरा फल भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ हिस्सा कट करते हुए कुछ हिस्सा कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अगर मैंने यहां से लिखा रिश्तेदार, मैंने लिखा रिश्तेदार, चाचा और धनी व्यक्ति, रिश्तेदार, चाचा और धनी व्यक्ति। अब रिश्तेदार, चाचा और धनी व्यक्ति का क्या बनेगा? चाचा तो 100% ही रिश्तेदार होगा। जब आप
एक पुरुष को बोल रहे हो कि वो मेरा चाचा है, जिसका मतलब आप रिश्ता बोल रहे हो। आप भांजा बोलते हो, रिश्ता बोलते हो। अगर एक पुरुष बोल रहे हो तो रिश्ता नहीं है, एक आदमी बोल रहे हो तो रिश्ता नहीं है, एक किसान बोल रहे हो तो रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर आप रिश्तों का नाम ले रहे हो तो इसका मतलब वो आपका रिश्तेदार है। तो हर रिश्ता जो होगा वो रिश्तेदार में शामिल होगा। अब बात करें धनी व्यक्ति की, चाचा धनी हो सकता है, हो सकता है कितना कुछ। क्या धनी रिश्तेदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कुछ धनी रिश्तेदार हैं और कुछ चाचा रिश्तेदार, बाकी बचे हुए इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो बोलो यहां तक बात समझ में आई मेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं यहां आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने बोला यहां से आपके पास शिक्षित, अध्यापक, और ग्रामीण। शिक्षित, अध्यापक और ग्रामीण। अब देखो अध्यापक और शिक्षित का क्या बनना चाहिए, ये चीज बताओ। अध्यापक और शिक्षित का क्या बनना चाहिए? सर अध्यापक तो 100% क्या होता है? शिक्षित होता है। तो अध्यापक पूरा का पूरा शिक्षित में आ जाएगा। अब बात करें ग्रामीण की। ग्रामीण अध्यापक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ग्रामीण शिक्षित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ग्रामीण शिक्षित। लेकिन कुछ ही हो सकते हैं, यानी कुछ नहीं होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। बोलिए, आराम से कर सकते हो इन चीजों को, तो करिए नोट। इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। करिए नोट इसको और देखिए, आप आराम से वीडियो को पॉज किया करें और पॉज करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को एक बार जो मैं करवा रहा हूं उन चीजों पर भी आप जरूर ध्यान दें कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग कर पा रहे हैं और कैसे ये। ठीक है, नेक्स्ट 4 स्थितियां अपने सामने आ चुकी हैं। मैंने 11 बताई थी, उसमें से 4 आ गई। अब ये नेक्स्ट है 5वीं स्थिति। अब 5वीं स्थिति जो है इसको समझो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर इस वस्तु के मध्य कौन सा रिलेशन है? कुछ का। इन वस्तु के मध्य कौन सा रिलेशन है? कोई नहीं का। और इन वस्तु के मध्य कौन सा रिलेशन है? यहां पर रिलेशन है कौन सा? सभी का। तो यहां तीनों रिश्ते एक साथ आ रहे हैं। कोई नहीं भी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए और सभी भी। अब लाइन पढ़ो। आप जब भी इसके नोट्स बनाओ तो ये स्थिति लिख लिया करो। ये स्थिति लिखो, वो डायग्राम लिखो, फिर वो एग्जाम्पल लिखो। एक परफेक्ट एक बार नोट्स बनाइए, फायदे में रहोगे। जब एक वस्तु पूर्णतः दूसरी से संबंधित होता तो तीसरी वस्तु एक ही से क्या हो? आंशिक हो। एक ही बाहरी वाली से आंशिक हो। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो बाहरी वाले से है या आंशिक वाले से? ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूं, उन वर्ड्स को समझना। पहले यहां पर कुछ वर्ड्स को जानिए। हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो उन जंतुओं के वर्गीकरण में हमारे पास 3 तरह से जंतु आते हैं। एक आते हैं स्तनपाई, जिसको जरायुज भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। इनके बारे में आपको भी समझना है। मैमल्स किन्हें बोलते हैं? स्तनधारी या मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं या अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। राइट, इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं और ये पेयर्स के रूप में होते हैं। यानी शेर बोलूं तो शेर भी स्तनधारी है और शेरनी भी, तो मानव भी है। तो यहां पर जो आपको काम आएंगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आएगा वो एक तो शेर आएगा, एक हमारे पास कौन सा आएगा? व्हेल मछली आएगा, एक हमारे पास कौन सा आएगा? चमगादड़ आएगा, एक हमारे पास गाय आएगी, एक हमारे पास गाय आएगी और एक हमारे पास क्या आएगी? बकरी आएगी। एक हमारे पास क्या आएगी? बकरी। अब इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर एक वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान से सुनना, चमगादड़। चमगादड़ के बारे में 3 तथ्य हैं। पहला तथ्य यह है कि क्या चमगादड़ स्तनधारी है? बिल्कुल है। क्या चमगादड़ पक्षी है? पक्षी उसको बोलते हैं जो उड़ता है। सॉरी, पक्षी उसको बोलते हैं जो अंडे देता है। अंडे देने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और चिड़िया, चिड़िया का मतलब होता है जो क्या करता हो? चिड़िया जो है उसको ये बोलते हैं। तो चिड़िया का मतलब क्या हुआ? चिड़िया का मतलब हो गया जो उड़ता हो। तो क्या चमगादड़ उड़ता है? बिल्कुल उड़ता है। और बात करें पक्षी की, तो पक्षी के आधार पर अगर अपन चर्चा करें तो अंडे देने वाला था, इसलिए मुर्गी एक पक्षी है और मुर्गी उड़ती है, इसलिए चिड़िया भी है। लेकिन ये क्या नहीं है? ये चिड़िया तो है लेकिन पक्षी नहीं है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये यहां से समझना था। दूसरा, अगर मैं बात करूं स्तनधारी, इसके अलावा दूसरा पॉइंट बात करूं तो दूसरा पॉइंट बात करूं तो क्या होगा? दूसरा पॉइंट आएगा यहां से सरीसृप। सरीसृप, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन रेप्टाइल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं।
रेप्टाइल। रेप्टाइल वो होते हैं जो कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंग कर चलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो जानवरों के नाम बताइए। जैसे आप बोलते हो भाई सरप या मगरमच्छ या कछुआ, कछुआ या घड़ियाल आ गया जिसको एलिगेटर बोलते हो, या कोई भी केकड़ा हो गया, या यहां पर अपन वर्ड बात करें तो डायनासोर हो गया। इस तरह से ये जंतु किसके रूप में शामिल होते हैं, रेप्टाइल्स के रूप में होते हैं। यहां काम आएंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आएगा तीसरा वर्ड जो आता है वो बोलते हैं उभयचर को। उभयचर, उभयचर का मतलब होता है बच्चों वो जंतु जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एम्फीबियन। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एम्फीबियन। ये वो जंतु होते हैं जो जल में भी रहते हैं और साथ साथ में कहां भी रहते हैं, थल, इन दोनों प्लेस पे ये रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा मेंढक। मेंढक को मेंढक नहीं लिखता है बच्चों, लिखता है टोड। मेंढक हो सकता है, कछुआ हो सकता है, मगरमच्छ हो सकता है, मगरमच्छ का भाई घड़ियाल होता है, एलिगेटर हो सकता है। इस तरह से यहां पर आपके वर्ड आएंगे। मगरमच्छ भी हो सकता है और मगरमच्छ का भाई घड़ियाल होता है जिसको यहां लिखते हैं अपन एलिगेटर लिखते हैं, एलिगेटर लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्या आएगा। मैं सबसे पहले यहां से आपसे सामने एक वर्ड रखता हूं। जैसे मैंने वर्ड रखा शिक्षित, बेरोजगार, शिक्षित, बेरोजगार और अध्यापक। शिक्षित, बेरोजगार और अध्यापक। अब इस डायग्राम का अर्थ समझना है आपको। शिक्षित, बेरोजगार और अध्यापक का मतलब क्या हुआ। शिक्षित, बेरोजगार, अध्यापक का मतलब हो गया कि शिक्षित और बेरोजगार का क्या डायग्राम बनेगा। सर शिक्षित बेरोजगार हो सकते कुछ, क्या बेरोजगार अध्यापक होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मेरे पापा अध्यापक हैं और एक तरफ कह रहे हो बेरोजगार, तो कोई प्रोफेशन का नाम लोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, बेरोजगार नहीं हो सकते। क्या शिक्षित अध्यापक हो सकता है, यस सर। अध्यापक तो पूरा का पूरा ही क्या होगा, शिक्षित। तो जब मैं इसका ये डायग्राम बनाऊंगा तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इस शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये अध्यापक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब बात करें बेरोजगार की। बेरोजगार का संबंध बताइए, तो बेरोजगार का अध्यापक से क्या संबंध हो सकता है, कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन बेरोजगार शिक्षित के साथ तो हो सकता है कि शिक्षित में से कुछ शिक्षित क्या हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। बोलिए, बिल्कुल। ये अब देखो मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आप उन वर्ड्स को समझना, और आपको समझते ही आपको समझ में आएगा कि अपन क्या बात कर रहे हैं। मैंने लिखा यहां से उभयचर, उभयचर, मेंढक और जहरीला जीव। उभयचर, मेंढक और जहरीला जीव बनाएंगे इसका डायग्राम। इसके बाद आगे मैंने लिखा सरीसृप, 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 और सरीसृप के अंदर अगर अपन यहां से लिखना चाहें कछुआ और मांसाहारी जीव, मांसाहारी लिख सकते हैं। अगेन अगर मैं यहां आपसे साथ यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पिता, पुरुष और बच्चा। अब मेरे साथ इन चीजों को आपको समझना है कि ये कैसे करना है। अब देखो उभयचर मैं बता चुका हूं, मेंढक पूरा का पूरा उभयचर में आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लीजिए मेंढक पूरा का पूरा किस में आ गया, उभयचर में। अब बात करते हैं नाम क्या है, जहरीला जीव। जहरीले जीव की अगर मैं चर्चा करूं तो जहरीला जीव का मेंढक से क्या रिलेशन होगा। क्या जहरीला जीव मेंढक होता है, मेंढक जहरीला नहीं होता। लेकिन उभयचर में जहरीले हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं उभयचर में जहरीले। मगरमच्छ हो सकता है जहरीला, एलिगेटर होता है जहरीला, ठीक है। चलो अब देखो सरीसृप, कछुआ, तो कछुआ जो है वो किस में आ जाएगा, पूरा का पूरा सरीसृप में। अब बात आई मांसाहारी, कछुआ मांसाहारी नहीं होता, लेकिन कछुआ किस में आ जाएगा, सरीसृप में आ जाएगा। सॉरी, लेकिन मांसाहारी में से कुछ मांसाहारी क्या हो सकते हैं, सरीसृप हो सकते हैं। अब आया पिता, पुरुष और बच्चा। ये हो गया पुरुष से, पुरुष किस में संबंधित हो जाएगा, पिता में। तो सारे के सारे पिता पुरुष। अब बात करें क्या बच्चा पिता हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन क्या बच्चा पुरुष हो सकता है, यस, क्योंकि बच्चे में से, अब देखो बच्चे से ये भी नहीं पता चलता कि इंसान का है या जानवर का है।
तो अगर इंसान का है तो पुरुष और महिला के रूप में बांट लोगे, और जानवर का है तो वैसे। तो यहां से अब ये भी नहीं पता चला। और दूसरा, पुरुष है तो उसमें से हो सकता है कुछ पुरुष हो सकता है, यानी कुछ लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़की, तो वो इस तरह से इसको कट करते हुए कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बोलिए, तो कर सकते हो आप इन चीजों को यहां तक। तो आपको इन चीजों को करना है, आराम से इनको नोट करना है। और ये अब देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां से लिखता हूं, अगर मैंने यहां से लिखा घोड़ा, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है, और मैंने लिखा स्तनधारी, मैंने लिखा घोड़ा स्तनधारी, और अगर मैं यहां से लिखता हूं घोड़ा स्तनधारी और सरीसृप, घोड़ा स्तनधारी, और यहां से अगर मैंने लिख दिया सरीसृप, तो ये सरीसृप का मतलब समझना क्या है। अब घोड़ा जो है वो तो पूरा का पूरा किस में शामिल होगा, स्तनधारी में होगा। तो घोड़ा तो पूरा का पूरा स्तनधारी है। अब क्या घोड़ा सरीसृप होता है? नहीं होता। लेकिन क्या स्तनधारी सरीसृप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। स्तनधारी सिर्फ कछुआ, वो स्तनधारी भी होता है और वो सरीसृप में भी आता है। तो इस तरह से कुछ स्तनधारी किस में चले जाएंगे, सरीसृप में। तो यहां तक की अपनी बातें हो गई। तो यहां तक अपन लोगों ने, अभी तक अपन ने कितनी कंडीशन समझी? हमने आज की क्लास के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में हम कैसे कैसे कंडीशंस को करते आ रहे हैं, तो उन पे अपन ने चर्चा करी। और चर्चा करते हुए 5 पॉइंट तक अपन ने बात करी। और देखिए, 5 पॉइंट्स पे बात ही नहीं की, उन हर पॉइंट्स को कैसे हमने इलिब्रेट करना है, उन पॉइंट्स पे अपन ने समझा। देखिए, थ्योरी बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से अपन हर टॉपिक पे बात करते चलेंगे, हर पॉइंट पे। तो अभी 5 है, तो आगे जो पढ़ने वाले हैं अपन, इसके पॉइंट्स में आगे वाले पॉइंट्स को पढ़ना है, प्लस उनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।